Good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. Okay. So, did you copy down the photograph? Did you copy down that photo I sent you in the group today? Yes, ma'am. Okay. See, yesterday Muskan sent me your syllabus. There are three more modules which are simple. Don't worry for that. I'll cover them one by one. और ये अंदाजा था हमको क्योंकि पेरोल पढ़ाते वक्त हम आपको बोले थे कि सबसे ज्यादा पेरोल में अगर किसी को फायदा होगा तो वो आप ही लोग हैं, क्योंकि बीबीएम थर्ड ईयर में ये सारा कुछ कोर सिलेबस में है. So those of you who have attended my add-on course properly would have a cakewalk understanding all these chapters, and the rest also they do not need to worry. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. 2-3 मॉडल है ऑर्गेनाइजेशन चेंज का, वो हम लोग को स्विच ऑन योर वीडियोस प्लीज एंड देन वी विल अंडरस्टैंड देम. देखो ये मॉडल है. हाँ बोलो. सॉफ्टवेयर जो सेंड की थी वो थोड़ा ब्लर था, दिखा नहीं सकते जो डायग्राम आप दिखाई थी. कोई बात नहीं, अभी करवा देंगे. एटलीस्ट यू विल गेट अ नोट ऑफ के क्या है. वो डायग्राम बुक में भी ब्लर ही है, इसीलिए. सिस्टम्स मॉडल ऑफ चेंज लिखे हो कॉपी में, बनाए हो पहला सिस्टम्स मॉडल ऑफ चेंज जो भेजे थे हम, बनाए हो ना. चलो फटाफट इस मॉडल को समझेंगे. डायग्राम से तुरंत 5 मिनट में ये समझ में आएगा. दिस इज अ मॉडल फॉर ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ. ठीक है. ऑर्गेनाइजेशन चेंज. ऑर्गेनाइजेशन में चेंज कैसे आता है, कैसे उसके मल्टीपल वेरिएबल्स को इफेक्ट करता है, यही इस मॉडल में है. अब फिर से बताओ, रिवाइज करो इस बात को कि सिस्टम्स अप्रोच टू मैनेजमेंट क्या है. ये मॉडल उसी के बारे में है. कोई बताएगा? मैम जो होल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो एक सिस्टम होता है और जो भी वेरियस डिपार्टमेंट है उसका सब सिस्टम होता है, सारे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं. हाँ, वो सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं. और सिस्टम्स अप्रोच टू मैनेजमेंट के बारे में ये बोला गया कि इसमें उस टाइप का मैनेजमेंट अप्लाई होता है जिसमें यू कैन नॉट कंसिडर एनी प्रॉब्लम इन आइसोलेशन. मतलब उस प्रॉब्लम को आप ऑर्गेनाइजेशन में अनकनेक्टेड या डिसकनेक्टेड फॉर्म में नहीं देख सकते हैं. whenever you are solving any problem, solve them or look into that matter in context of the entire organization. ये होता है systems approach to management. अब system model of change भी यही है, सेम. इसमें तुम लोगों को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है. systems approach समझ में आ गया तो ये भी समझ में आ जाएगा. देखो डायग्राम खोलो, देखो क्या क्या है उसमें, रिपीट करिए. पीपल है, कल्चर है, टास्क है, टेक्नोलॉजी है, डिजाइन है और स्ट्रैटेजी है. यही है. ठीक है. देखो ये सारे वेरिएबल्स हैं. According to this system model of change, these are the variables which are present in the organization. Like people. People का मतलब क्या हुआ? एम्प्लॉयज और सीनियर्स. Seniors नहीं, employees. People working in the organization, they are known as people. ये वाला जो variable है ये people means the people, the employees who are working in the organization, वो people. अब people को हम एक variable factor क्यों मान रहे हैं? people को हम यहाँ पर एक variable factor इसलिए माने हैं क्योंकि देखो क्लास में तुम्हारी बीबीएम थर्ड ईयर में जितने लोग हो उनका एटीट्यूड अलग अलग है ना. उनका मोटिवेशन लेवल अलग अलग है. उनकी पर्सनालिटी अलग अलग है. किसी की अग्रेसिव है, किसी की रिसेसिव है, किसी की बीच में है, ऐसा है. तो अगर हम क्लास में पढ़ा रहे हैं तो हम किसी एक टाइप को ही स्टैंडर्ड मान करके तो नहीं पढ़ा सकते हैं ना. किसी को एक बार में समझ में आता है, किसी को एक बार में नहीं समझ में आता है,
राइट? किसी को बहुत जल्दी से समझ में आता है, किसी की रिटेन करने की क्षमता ज्यादा होती है। जैसे तुम कोई बच्चे होते हैं जो एक बार पढ़ लिए तो वो उनको याद रह जाएगा, ठीक है। कुछ बच्चों के साथ ऐसा है कि उनको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन चाहिए होता है, तब वो याद रख पाते हैं किसी बात को। सो दिस means कि your BBM third year is composed of several types of students who vary in terms of personalities and individual things like motivation level, personalities, attitude, belief। हम लिखवा देंगे, सुन लो, समझ लो पहले। attitude, belief, values, expectations, etc। ठीक है। people वाला वेरिएबल समझ में आया डायग्राम में? Yes, ma'am. समझ में आया? नीचे लिखो। अब ये डायग्राम का मॉडल हम एकदम स्पून फीडिंग नहीं करेंगे, जो मेन चीज है वो लिखवा देते हैं। लिखो पीपल, फर्स्ट कंपोनेंट लिखो पीपल। पीपल में लिखो दिस वेरिएबल अप्लाइज टू इंडिविजुअल्स, this variable applies to individuals working in the organization, including their individual differences। ओडी में ये सब डायग्राम पूछ सकता है, तुम मॉडल पूछ सकता है तुम लोग से लॉन्ग आंसर टाइप में, ठीक है। इंक्लूडिंग देयर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब डिफरेंसेस इंडिविजुअल क्या क्या है इसको इलैबोरेट कर देना खुद से, पॉइंट लिखो सिर्फ इंडिविजुअल डिफरेंसेस में। पर्सनालिटीज, एटीट्यूड्स, परसेप्शन, needs and motives, ठीक है। परसेप्शन पढ़ रहे हो ना तुम लोग ओबी में? अभी चल रहा है ना वो चैप्टर, खत्म हो गया? परसेप्शन पढ़ रहे हो? परसेप्शन समझ में आया? दो चार चीजें हैं इसकी। परसेप्शन समझ में आया? परसेप्शन तो पढ़ ही रहे हो। मोटिवेशन भी समझ में आया होगा, वो पहले ही पढ़ चुके हो। नीड, अब्राहम मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी हम भी पढ़ाए थे, तुम लोग को याद है कि अलग अलग नीड होता है इंडिविजुअल का ऑर्गेनाइजेशन में, और जनरली उसको लोअर ऑर्डर नीड और हायर ऑर्डर नीड में बांट दिया जाता है। कुछ रिकॉल कर सकते हो पिरामिड शेप का? ठीक है। Yes, ma'am. Basic need, social need. हाँ, physiological need, then security need, then social needs. All three are lower order needs. After that, self-esteem and self-actualization. Remember? तो ये चीजें अलग अलग होती है। ओके, तुम किसी चीज से मोटिवेटेड हो सकता है कि तुम्हारे लिए किसी एक बंदे के लिए ऑर्गेनाइजेशन में मनी प्राइमरी मोटिवेटर हो, वो पैसे से ही मोटिवेट होता हो। ऑन द अदर हैंड अगला कोई मेंबर हो जिसको रिकग्निशन चाहिए, उसको मनी प्राइमरी मोटिवेटर नहीं है उसके लिए। तो मोटिवेशन नीड्स आर डिफरेंट फॉर नॉट जस्ट मोटिवेशन, but in general needs are different for different people in the organization. This is why during planned change, the planned systems approach to change, the individual जो differences होता है हमारे में उसको टैप किया जाता है, उसको कंसिडर किया जाता है। ठीक है, किसी चीज को लेके हमारा परसेप्शन अलग अलग हो सकता है। जैसे क्लास में अगर हम ही पढ़ा रहे हैं, अगर आप 10 लोगों को कलेक्ट कर लीजिए, रैंडम सैम्पलिंग कर लीजिए 10 बच्चों की बीबीएम थर्ड से, कुछ लोग बोलेंगे कि मैम अच्छा पढ़ाती हैं, कुछ बोलेंगे कि नहीं मैम अच्छा नहीं पढ़ाती हैं, कुछ बोलेंगे कि मैम बहुत एवरेज पढ़ाती हैं, हमको समझ में नहीं आता है, कुछ लोग बोलेंगे। तो दिस इज द परसेप्शन। ठीक है, ये इंडिविजुअल होता है। आपका परसेप्शन किसी चीज के लिए क्या है, इससे अगले को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसका परसेप्शन अपने चीजों से बिल्ड होता है। उसका फैक्टर वैक्टर सब तुम लोग ओबी में पढ़ो ध्यान से कि कैसे क्या किया जाता है परसेप्शन में। ठीक है, एटीट्यूड कंपोनेंट और बिहेवियरल कंपोनेंट सब पढ़े हो? नो मैम। अच्छा ठीक है, ठीक है, चलो देन यू कम टू द कल्चर पार्ट। दूसरा वेरिएबल देखो डायग्राम में, कल्चर है। कल्चर का क्या मतलब होता है? जो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो हो रहे हैं, जो सेट नॉर्म्स है। कल्चर का डेफिनेशन ही
बाय डेफिनेशन ये बोला जाता है कि कल्चर मीन्स द सेट ऑफ values and beliefs that a particular organization has, and this is something that gets transferred to your further generations. इसीलिए ये बहुत घर करके बसा होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में. जब तुम लोग काम करोगे ना, अभी तो नहीं समझ में आता है, अभी ऐसा लगता होगा कि पैसा ही सब कुछ इम्पोर्टेंट है क्योंकि वही सोच सकते हो. बट व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग, यू विल स्टार्ट स्पीकिंग, यू विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर. आपको ये लगेगा कि जैसे जरूरत से ज्यादा सुपरविजन, ठीक है, जरूरत से ज्यादा अगर सुपरविजन हो जाए तो वो ह्यूमन नेचर पसंद नहीं करता है. कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसा है जैसे कि जिसमें कि देयर इज नो फ्रीडम टू वर्क, देयर इज प्योर ऑटोनॉमी. मतलब जो उसका हेड बोलेगा वही तुमको करना है, ना अपना दिमाग लगाना है, ना कुछ सोचना है, ना कोई फीडबैक देना है, ना कोई डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करना है. इट इज अ कंप्लीट ऑटोनॉमी, एंड दिस इज व्हाट मेक्स द कल्चर ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन. उस ऑर्गेनाइजेशन का वही कल्चर है. जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन का ये कल्चर हो सकता है कि वहां ओपन कम्युनिकेशन है. There is openness in the communication. You can give a feedback both in terms of positive and negative feedback about someone or something going on in the organization. Understood? किसी का होगा कि काफी हद तक ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर होगा कि काफी हद तक डेमोक्रेटिक अप्रोच है. समझ आया कल्चर का मतलब? द शेयर्ड वैल्यूज एंड बिलीव्स, कस्टम्स. ठीक है, ये भी एक वेरिएबल फैक्टर है चेंज के टाइम पे. लिखिए, कल्चर में लिखिए, द कल्चर वेरिएबल रिफ्लेक्ट्स shared beliefs, shared beliefs, values, expectations, and member norms. And member norms. Okay. Now, tell me, what is the task factor here? Task का मतलब कोई बता सकते हो? ऑर्गेनाइजेशन गोल को अकम्प्लिश करना. Okay, but still, टास्क का मतलब, टास्क मतलब काम, ये तो पता है. टास्क का मतलब होता है काम. अब जब एक ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, when you talk about an organization, we talk about both kinds of work, both kinds of task. One is the simple task and the other one is the complex task. Simple tasks कैसा होता है? सिंपल काम कैसा है? जैसे घर में ग्रोसरी खत्म हो गई तो ग्रोसरी लाना, दिस इज सिंपल टास्क. कॉम्प्लेक्स टास्क कैसा है? घर खरीदना है तुमको, तो वैसे जाकर के घूम करके तो नहीं खरीद लोगे घर, राइट? कॉम्प्लेक्स टास्क में, अब ये छोटा सा एग्जांपल दिए, इस एग्जांपल के पीछे का एनालिसिस समझो कि कॉम्प्लेक्स टास्क का क्या मतलब है. यू नीड टू मेक अ लॉट ऑफ डिसीजन मेकिंग. You need to compare, you just do not need to make comparison of the data, but you also have to be very very analytical. ठीक है, this is the difference between simple task and complex task. Minute. Okay, now this depends that in task you have simple and complex task. The kind of work that you have in the organization is variable. किस किस तरीके का काम है ऑर्गेनाइजेशन में, whether it is simple or it is variable, this will lead to the task factor in the organization. Okay, so just write down, and this is a variable component of the system's model of change. Write down, the task variable involves the work itself. The task variable involves
the work itself, simple or complex jobs, simple or complex jobs, routine or non-routine jobs, standardized or unique jobs. मैम जॉब्स तो रूटीन ही होते हैं ना. Jobs routine होते हैं. What is the difference? Okay, चलो let's have a discussion on this. What is the difference between routine and non-routine jobs? Someone else? कोई और बताओ. मुस्कान का ये डाउट क्लियर करो. जल्दी से कैमरा ऑन कीजिए. देखिए हम ऐसे नहीं बोलते हैं आप लोग को, लेकिन जब कोई क्वेश्चन होगा तो प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा एंड लर्न. वो क्वेश्चन पूछिए तो उससे सिर्फ वही नहीं सीखेंगे, आप लोग भी सीखेंगे. हाँ बताइए. मैम रूटीन वर्क में जो रेगुलर बेसिस पे काम होता है और नॉन रूटीन कोई स्पेशल टास्क करना. देखो आकांक्षा, ये तो वर्ड से ही क्लियर है कि रूटीन और नॉन रूटीन क्या है. तुम एग्जाम्पल देके समझाओ इसको. ऑर्गेनाइजेशन में रूटीन और नॉन रूटीन वर्क क्या हो सकता है? Anyone else wants to explain? रूटीन मतलब 9 से 5 और नॉन रूटीन नो, इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल. नॉन रूटीन कहने का, रूटीन का मतलब होता है रिकरिंग जॉब्स. रूटीन का मतलब होता है रिपीटेटिव जॉब्स. ठीक है, यानी वैसा काम जो तुम ऑर्गेनाइजेशन में बार बार कर रहे हो, उसका आउटकम प्रिडिक्टेड है, डिसीजन मेकिंग में कोई ज्यादा लफड़ा नहीं है, इसलिए क्योंकि दैट इज अ रूटीन वर्क. यू आर कैरिंग दैट आउट almost at a regular interval, if not daily or if not every day. जैसे ऑर्गेनाइजेशन में मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे रॉ मटेरियल खत्म हो जाना. अब क्योंकि तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन इज अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, सो व्हाट हैपेंस? यू कॉन्स्टेंटली नीड अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल. इन्वेंट्री एनालिसिस पढ़े आप लोग इकोनॉमिक्स में? इन्वेंट्री का मतलब मालूम है? स्टॉक. ठीक है, तो इन्वेंट्री एनालिसिस पढ़े हो? रीऑर्डर पॉइंट और ये सब क्या होता है? नो मैम. अच्छा ठीक है. देखो, रीऑर्डर पॉइंट एक सिस्टम होता है, ये एक सॉफ्टवेयर है जिसमें क्या होता है कि आप हमेशा एक नोट नहीं रख सकते हैं ऐसे कि डायरी में लिख करके दिस इज कि अब तुम्हारा रॉ मटेरियल खत्म होने वाला है, तो इसके पहले कि वो बिल्कुल ही खत्म हो जाए यू ऑर्डर दैट रॉ मटेरियल. रीऑर्डर पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जो जिसमें कि वो एक अलर्ट जारी कर देता है मैनेजर्स को ये बताने के लिए कि नाउ यू विल, दिस इज द हाई टाइम यू ऑर्डर्ड रॉ मटेरियल. वरना इससे लेट आप करेंगे तो हो सकता है कि प्रोडक्शन का जो प्लानिंग किया हुआ है उससे आप लैग करेंगे, क्योंकि रॉ मटेरियल पहुंचेगा ही नहीं. वो उतना टाइम कैलकुलेटेड रहता है कि उसको ऑर्डर करोगी, फिर तुम्हारा वेंडर उसको अप्रूव करेगा, फिर वो उतना तुमको सप्लाई करेगा, आते आते उतना टाइम कैलकुलेटेड रहता है ताकि तुम्हारा प्रोडक्शन ना रुके. ये होता है रीऑर्डर पॉइंट. ये एक रूटीन वर्क है, क्योंकि अगर तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है तो क्या होगा? इसका मतलब तुम बार बार रॉ मटेरियल ऑर्डर कर रही हो कि नहीं? डोमिनोज में जाते हो, डोमिनोज में पिज्जा खाते हो, वहां जो ग्राउंड पे जो लड़के काम करते हैं, लड़के या लड़कियां, उनको डेली बेसिस पे काम अलॉट होता है. वो तो शिफ्ट वाली चीज है कि एक सप्ताह इस लड़की का आज शिफ्ट है, एक सप्ताह इस लड़की का आज इस काउंटर पे शिफ्ट है, आज इसका सर्विंग का शिफ्ट है. यही होता है ना. यू विल सी द सेम सेट ऑफ पीपल देयर. ये एक रूटीन काम है क्योंकि दिस इज हैपनिंग एट रेगुलर इंटरवल. समझ में आया? यस मैम. एचआर जो छुट्टी देता है एचआर जो छुट्टी देता है वो एक लीव पॉलिसी के तहत छुट्टी देता है, राइट? तो ये रूटीन काम हुआ कि नॉन रूटीन काम हुआ? वो पहले भी ये काम करता आ रहा है कि नहीं करता आ रहा है? करता आ रहा है. तो अब बताओ कि नॉन रूटीन काम क्या हो सकता है? ये समझा दिए. 9 to 5 नहीं मनी, ऐसा ब्लंडर मत बोलना कहीं. नॉन रूटीन काम, वोडाफोन आइडिया मर्ज की, रूटीन के नॉन रूटीन? ये भी तो प्लानिंग के साथ
प्लानिंग के साथ Non-routine. होता है तो कितनी बार वोडाफोन और आइडिया मर्ज की है? First time. पहली बार मैम. तो तुमको पता है कि आउटकम क्या होगा इसका? No ma'am. नो मैम. तो क्या हुआ, नॉन रूटीन की रूटीन? Non-routine. नॉन रूटीन मैम. समझ में आया? मर्जर्स, Yes, ma'am. एक्विजिशंस, मर्जर हुआ, एक्विजिशन हुआ, देखो ये नोटिस किए जिसका हो मैम तुम लोग? आउटकम्स पता ना हो नॉन रूटीन हो गया मैम. जिसका जिसका आउटकम पता हो वो प्रिडिक्ट किया जा सकता है, दैट इज रूटीन वर्क. जिसका आउटकम जनरली पता नहीं है, क्योंकि आउटकम पता नहीं है, क्योंकि जस्ट गिव मी अ मोमेंट, ओके, जस्ट अ मोमेंट. ठीक है, देखो रूटीन और नॉन रूटीन में डिफरेंस समझ में आया? जो रूटीन वर्क यानी वो Yes, ma'am. रिपीटेडली होता है ऑर्गेनाइजेशन में. एट फ्रीक्वेंट, रूटीन का मतलब ये नहीं कि हर दिन होता है, फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे. जैसे रॉ मटेरियल ऑर्डर करना एक रूटीन काम है, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन का होना एक रूटीन काम है. लेकिन वर्ल्ड कप के या मैच के टाइम पे तुम लोग ये देखे हो कि कुछ एडवर्टीजमेंट स्पेसिफिकली डिजाइन होता है वर्ल्ड कप के समय आने के लिए? Yes, ma'am. यस मैम. होता है. कुछ ऐड है जैसे कि कोको कोला का या पिज्जा का कोई नया फ्लेवर है, उसको शेड्यूल किया जाता है कि वो वर्ल्ड कप के टाइम पे आए, या फिर किसी जैसे T20 मैच होगा उस वक्त में आएगा, IPL. आईपीएल के टाइम पे आएगा. रूटीन की नॉन रूटीन? Non-routine. Non-routine. नॉन क्यों रूटीन आता है? मैम. क्यों आता है? क्योंकि आउटकम्स आप पता नहीं है उसका. आउटकम्स पता नहीं है, क्या आउटकम्स प्रिडिक्टर होता है? ऐसे भेड़ थोड़ी चला रहा होता है इतना पैसा इन्वेस्ट करके, तुम लोग ऐसे बात करते हो. आउटकम्स पता नहीं है, वो हम तुमको डेफिनेशन के लिए बताएं, और जरूरी नहीं है कि हमेशा पता नहीं हो. इन जनरल ये बात कही जाती है, इसलिए कि मान लो कि अगर 5 मिनट का एक ओवर होता है और हर ओवर के बाद वो तुमको रीइंफोर्स कर रहा है वो एड, मतलब 10 में से 6 बार अगर तुम उस डोमिनोज के फ्लेवर का एड देखोगे तो तुमको ये मन कर जाएगा कि एक बार ऑर्डर करके टेस्ट करते हैं. वो इतना कांस्टेंट रीइंफोर्समेंट तुम्हारे साइकोलॉजी पे करता है. ठीक है, ठीक है. नीड्स प्री एग्जिस्ट मार्केट. मार्केटिंग के बारे में ये बात बोली जाती है कि तुम नीड्स नहीं क्रिएट करते हो, ये बेकार की बात है. नीड्स कभी कभी ये होता है कि नीड्स क्रिएट किया गया है, बट योर नीड्स प्री एग्जिस्ट मार्केट. मार्केट में कोई नया लॉन्च प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो कुछ एक चीज है. इनोवेशन का क्या मतलब है? कि कुछ ऐसा जो कोई सोच नहीं पाया वो आपकी कंपनी लेकर के आ रही है, राइट? ठीक है, लेकिन वो नीड एग्जिस्ट करता है. पिंपल्स की क्रीम इसलिए आती है क्योंकि पिंपल्स होता है लोगों को और लोग परेशान रहते हैं उससे. ओके, सो अगर आप उसका एड देखेंगे बहुत तो आप रिलेट कर पाएंगे कि ये मेरा प्रॉब्लम है, लेट्स गो एंड बाय दैट प्रोडक्ट. अंडरस्टूड? तो वर्ल्ड कप के टाइम पे और T20 के टाइम पे वो जो एडवर्टाइजमेंट आप देखते हैं इतनी बार, ये एक स्ट्रैटेजी के तहत प्लान होता है और उसमें बहुत ज्यादा पैसा लगता है. देयर इज अ ह्यूज बजट दैट गोज इनटू मेकिंग एडवर्टाइजमेंट एट दीज पॉइंट्स ऑफ टाइम. अंडरस्टूड? ये एग्जांपल हुआ नॉन रूटीन का. अब समझ में आया मुस्कान, रूटीन नॉन रूटीन? Yes ma'am. हम भी 9 to 5 ही समझ रहे थे. ठीक है, इसीलिए पूछ लेना अच्छा होता है. यू शुड मेक द क्लास इंटरैक्टिव. ठीक है, कल्चर वाला बात हो गया, टास्क हो गया. नेक्स्ट राइट डाउन टेक्नोलॉजी. The technology variable includes the problem solving methods and techniques, used, comma, information technology, robots and other automation manufacturing process, tools and techniques. Manufacturing process, tools and techniques.
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला पॉइंट तो क्लियर होगा। जो भी टेक्नोलॉजी तुम यूज करते हो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए, जिस भी सॉफ्टवेयर पे काम होता है, जैसे पेरोल पढ़ाते समय बताए थे ना कि रिक्रूटमेंट सिलेक्शन या पेरोल के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है, दो याद नहीं होगा, 2-3 सॉफ्टवेयर है जो, जैसे ग्रे एचआर है या और भी इस टाइप का सॉफ्टवेयर है। तो इस तरीके का मल्टीपल सॉफ्टवेयर है, जो जो सॉफ्टवेयर रोबोट्स, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिस भी टाइप का टेक्नोलॉजी तुम ऑर्गेनाइजेशन में यूज करते हो, दैट इज दिस variable component. Why is this variable? Because this keeps on changing, right? You need to, and when you need to change the technology in the organization, it calls for huge commitment and a great resistance is expected from the employees. तो काफी सोचना पड़ता है इसके लिए। नेक्स्ट, राइट डाउन डिजाइन। देखो डिजाइन कंपोनेंट है। डिजाइन का मतलब, अच्छा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हमको कौन बताएगा क्या होता है, क्या क्या टाइप का होता है, और स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? तुम लोग 3rd ईयर में पहुंच गए हो और इतना बेसिक बेसिक क्वेश्चन का आंसर नहीं करते हो। ये सब फर्स्ट ईयर, सबका कैमरा, आकांक्षा कैमरा बंद करिए। ये सब फर्स्ट ईयर में पढ़ना होता है। फर्स्ट ईयर में जरूर पढ़े होगे। नो मैम, तभी तो नहीं पता। अच्छा चलो कोई बात नहीं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है? जैसे सिमेज कॉलेज का क्या स्ट्रक्चर है? देयर इज अ सेंटर हेड, देन देयर इज अ HOD, देयर इज अ डीन, एंड देन यू हैव डायरेक्टर्स। यही है स्ट्रक्चर। ये एक टाइप का स्ट्रक्चर है। तुम्हारे ऊपर फैकल्टीज हैं, उसके ऊपर मैनेजमेंट है, यही है। ऑर्गेनाइजेशन 2-3 तरीके की होती है, जैसे टॉल स्ट्रक्चर, फ्लैट स्ट्रक्चर, मैकेनिस्टिक, ऑर्गेनिक, इस टाइप का होता है। टॉल स्ट्रक्चर मतलब जिसमें हायरार्कियल लेवल बहुत सारा हो, जैसे ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी वगैरह देखे हो, जो जिस पोस्ट पे प्रमोट होता है वो उस पोस्ट के ऊपर दूसरा पोस्ट, उसके ऊपर दूसरा पोस्ट, उसके ऊपर दूसरा पोस्ट, और फाइल फाइल में काम होता है। आप उसके ऊपर के अधिकारी से मिलिए, फिर उसके ऊपर के अधिकारी से मिलिए, राइट? यस मैम, IAS IPS ऐसा ही Yes, होता ma'am. है। उसको हम कहते हैं ब्यूरोक्रेसी स्ट्रक्चर। उसके अलावा उसको टॉल स्ट्रक्चर बोलोगे। फ्लैट स्ट्रक्चर मतलब, फ्लैट स्ट्रक्चर का मतलब जहां लेवल ऑफ हायरार्कीज कम हो। पहले ऑर्गेनाइजेशंस भी टॉल स्ट्रक्चर में आती थी, बट द डिमांड ऑफ the environment changed most of the organizations who wanted to adapt better to the environment, who wanted to expedite their process of communication, who wanted to expedite their level of, work, and they wanted to fasten up their work process. They shifted down to a flat structure. Okay. जैसे टॉल स्ट्रक्चर मतलब आप अपने ऊपर वाले से ऑर्डर मांगेंगे, वो अपने ऊपर वाले से, वो अपने ऊपर, ऐसे करते करते क्या होता है, कम्युनिकेशन डिले हो जाती है। कभी कभी देयर आर सम डिसीजंस व्हिच आर नीडेड टू बी टेकन वेरी फास्ट। कुछ डिसीजन जैसे कैसे केसेस में, मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कि 5-6 जगह ब्रांच है। अब एक ब्रांच दमन में है, एक ब्रांच मुंबई में है, एक ब्रांच बद्दी सोलन में इंडस्ट्री है, एक ब्रांच सिक्किम में है। सिक्किम इज अ प्लेस which is limited by its own natural surrounding. मालूम है आपको कि वहाँ लैंडस्लाइड होती है, वो एक हिली एरिया है, मालूम है? तो वहाँ का जो एनवायरमेंटल कंडीशंस है वो मुंबई के या फॉर दैट मैटर दमन के एनवायरमेंटल कंडीशन से तो अलग होगी। अब चीजें अगर इतनी टॉल हो और पावर डिसेंट्रलाइज नहीं हो, माने उधर के जो मैनेजमेंट है उनको कोई राइट ना हो डिसीजन लेने का, will the decision making be not delayed? यस मैम। ठीक है। इसीलिए जो स्ट्रक्चर है, डिजाइन का मतलब यहाँ पर उसी से है, ऑर्गेनाइजेशन के डिजाइन से, कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, व्हाट इज द लेवल ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, किस तरीके से कम्युनिकेशन तो पढ़े होगे ना, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, वर्टिकल कम्युनिकेशन, डायगोनल कम्युनिकेशन। Yes, ma'am. इतना धीरे से क्यों बोल रहे हो? Yes, ma'am. 5 functions of management। मैम। अच्छा, 5 functions of management में ऑर्गेनाइजिंग भी पढ़े होगे,
है ना? Yes, ऑर्गेनाइजिंग ma'am. ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, यू कलेक्ट द एक्टिविटीज, यू सॉर्ट द डिफरेंट एक्टिविटीज, अलग अलग जो एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन में होती है उसको आप कलेक्ट करते हैं और उसको सेग्रीगेट करके एक जगह पे रखते हैं, उसका काम एक जगह से होता है. दिस इज हाउ डिपार्टमेंट्स कम इनटू बीइंग. एक डिपार्टमेंट से एक तरीके का काम होता है. You also organizing is also about authority responsibility relationship in the organization. ठीक है, हम अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हैं. अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आता है? यस मैम. क्या समझ में आता है बताओ? ऑथोरिटी मतलब पावर देना ना मैम. अच्छा, और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब मैनेजर के सेंस में बताओ कि मैनेजर के सेंस में अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे तुम समझाओगे? देखो, मान लो हम क्लास में तुम्हारे आते हैं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्लास को माइंड करना, क्लास में पढ़ाना. ठीक है, एज अ फैकल्टी दिस इज माय वर्क कि हम आए, हम अपना लेक्चर दें, आपको पढ़ाएं. उसके साथ साथ मेरी जिम्मेदारी ये भी है कि क्लास में साइलेंस मेंटेन हो, एक प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन हो, उदंडता ना हो क्लास में. तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय कर दी गई. लेकिन अगर मुझे ये अथॉरिटी ही नहीं है कि जो बच्चा बदमाशी कर रहा है उसको हम डांट सकते हैं, उसको क्लास के बाहर निकाल सकते हैं, उसका अटेंडेंस कैंसिल कर सकते हैं, या फॉर दैट मैटर अगर वो बिल्कुल ही लिमिट से बाहर है तो उसका क्लास सस्पेंड करवा सकते हैं, नॉट जस्ट फ्रॉम माय क्लास बट फ्रॉम ऑल द क्लासेस फॉर द रेस्ट 1 वीक और सो. तो क्या मुझे फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा? क्योंकि मेरे सिर पे सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लाद दी गई है लेकिन अथॉरिटी मुझे कुछ नहीं दी गई. क्या ये फ्रस्ट्रेशन लीड नहीं करेगा? होगा मैम. होगा. अब इसका ऑपोजिट साइड देखो, ऑन द कॉन्ट्ररी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत क्लियरली डिफाइन नहीं है. हम क्लास में जाएं, जो मन वो करें. ठीक है, क्लास ले ना करें ना ले, उस कोई देखने वाला नहीं, कोई सुपरवाइज करने वाला नहीं. बच्चे पूछ रहे हैं, हम वो डांट के पकाती है, नहीं 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 बताएंगे, जाओ. ठीक है, नहीं पढ़ना है, नहीं बताना है, क्लास में जाए, टाइम टाइम वेस्ट करके आ जाए. ये मेरी अथॉरिटी है मान लो, विच मीन्स कि मेरी अथॉरिटी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कहीं ज्यादा है इस केस में, है ना? तो ये क्या होगा? आई विल मिस यूज माई पावर, राइट? इन दिस केस आई एम मिस यूजिंग Yes, माई ma'am. पावर. यही होता है अथॉरिटी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप. यानी अगर किसी मैनेजर, कहा जाता है ऑर्गेनाइजिंग में कि योर अथॉरिटी शुड बी इक्वल टू योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. आपको जितना काम दिया जा रहा है उस हिसाब से आपको अथॉरिटी भी डिफाइंड होनी चाहिए. अगर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज्यादा हुई तो मिसयूज हो सकता है, और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी से ज्यादा हुई तो फ्रस्ट्रेशन हो सकता है मैनेजर को. और दोनों ही केस में इफेक्टिवनेस या एफिशिएंसी डिलीवर नहीं होगी. ठीक है, Yes, ma'am. समझ में आया सबको? बाकी लोग, बाकी Yes, लोगों को ma'am. समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. You people are attending the classes. There are people like Swarnika, Rajiv, Abha, Deba, Priyanshu. Yes, ma'am. ठीक है, चलो तो डिजाइन लिखो. डिजाइन में लिखो फॉर्मल कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर, सॉरी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, and its system of communication. Control, authority and responsibility. Authority and responsibility. Next लिखो strategy, last point. Strategy comprises organizational planning, decision making to achieve organizational goals,
organizational goals, and prepare specific plans to acquire, allocate, and use resources to acquire, allocate, and use resources to accomplish the goals. स्ट्रैटेजी क्या होता है? आप एग्जाम देते हैं, आप एग्जाम का स्ट्रैटेजी बनाते हैं, रणनीति रणनीति स्ट्रैटेजी बनाते होंगे ना एग्जाम देने के लिए। जो छूट गया उसको छोड़ दो, एग्जाम के टाइम पे रिवाइज मत करो, जो याद करने की कोशिश मत करो, जो याद है उसको रिवाइज कर लो, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस चैप्टर को मत पढ़ो, उसमें से ये आ सकता है तो ये प्रॉबिलिटी है तो ये चैप्टर याद कर लेते हैं, ये क्वेश्चन याद कर लेते हैं। इस तरीके का स्ट्रैटेजी यू मेक, स्पेशली व्हेन यू अपीयर फॉर सम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अपेयर करेंगे तो वहाँ स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, क्योंकि पूरा सिलेबस लगभग कोई पढ़ नहीं पाता है। हो गया, ये स्ट्रैटेजी हुई। ऑर्गेनाइजेशन में भी स्ट्रैटेजी होती है, क्या प्लान करना है, किसको रिसोर्स एलोकेशन करना है, रिसोर्स हमारे पास है भी कि नहीं, अगर नहीं है तो हमारा बजट कितना है कि हम वो रिसोर्स को हायर करें, what kinds of plans we need to achieve our organizational goal, what kind of decision making should be there in the organization, and everything that we do in strategy will culminate towards achievement of the organizational goals. जैसे SHRM, स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये एक अलग ही ब्रांच है HR का। SHRM स्ट्रैटेजी है HR की, लेकिन दिस विल आल्सो लीड टुवर्ड्स द मेन ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीवमेंट। ओके ठीक है, यानी जब ये तुम पढ़ क्या रहे हो, सिस्टम मॉडल ऑफ चेंज, मतलब कि तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में ये जो 6 फैक्टर्स हैं, ये जो 6 वेरिएबल्स तुमने अभी पढ़े, ये 6 वेरिएबल्स वेरिएबल होते हैं, these can change, these can keep on changing. We started from people and we dealt with what components? The difference in your individual behavior, remember? Like your perception, your personality, your learning, your motivation, your needs, your motives in the organization. And then culture is also variable, technology is variable, strategy is variable, design is variable, task is variable. Now look at the figure properly. Just have a look at the figure. Copy में draw किए, एक बार figure देखो। सारा 6 component एक दूसरे से interrelated है arrow से। Yes, sir. तो एग्जाम में बनाओगे तो सब इंटररिलेट करोगे, हर के साथ बाकी का एरो कनेक्टेड होना चाहिए, देख लो, ठीक है। अब सिस्टम्स अप्रोच टू मैनेजमेंट हम इसीलिए पूछे थे सिस्टम्स अप्रोच टू मैनेजमेंट, क्योंकि सिस्टम्स अप्रोच समझ गए तो फिर ये भी वही है कि these 6 variables are interconnected, interdependent with each other, and a change in one can lead to a change in the other variable. इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन में जब चेंज मॉडल इम्प्लीमेंट किया जाए तो सारे वेरिएबल्स के में जो चेंजेस आएंगे उसको कंसिडर करना होगा, ठीक है। जैसे मान लो कि ऑर्गेनाइजेशन का कोई स्ट्रैटेजिक प्लान चेंज हो गया, अब जैसे वोडाफोन आइडिया मर्ज हुई तो स्ट्रैटेजी में तो चेंज आया होगा, रिलायंस अगर रिलायंस ट्रेंड्स खोली होगी तो स्ट्रैटेजी में तो कोई चेंज आया होगा, वो अगर जो नॉन रेडीमेड क्लोथ्स थे, ठीक है, क्लोथिंग से लेकर के वो रेडीमेड क्लोथ्स में आई ना, रिलायंस ट्रेंड खोली तो स्ट्रैटेजी में तो चेंज आया होगा। सो दिस चेंज, अब क्या ये जो स्ट्रैटेजी, यानी एक कंपोनेंट अगर वेरिएबल का तुम उठा लो तो इसमें जो चेंज आया क्या ये चेंज ऑर्गेनाइजेशन के, विल दिस नॉट ट्रिगर अ चेंज इन ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन? उस स्ट्रैटेजी को अचीव करने के लिए हो सकता है स्ट्रक्चर चेंज करने की जरूरत पड़े,
ठीक है, अगर नई जगह पे तुम खोल रहे हो तो वहां पे तुमको 2 मैनेजर चाहिए या कोई हेड को तुम अपने भेज दोगे, स्ट्रक्चर चेंज होगा कि नहीं होगा? चेंज होगा। Yes, ma'am. दिस विल ट्रिगर अ चेंज इन रीअसाइनमेंट ऑफ पीपल। मान लो तुम तमिलनाडु में कोई ब्रांच नया खोल रहे हो, तुमको एक्सपर्ट चाहिए, दिल्ली का आदमी तुम भेजोगे कि नहीं वहां काम करने? रीअसाइनमेंट ऑफ पीपल होगा। चेंज इन टेक्नोलॉजी आएगी तो लोगों का रेजिस्टेंस बढ़ेगा। Initially they'll not be happy about that change. Gradually they might adapt to that new technology. ये चीजें आपको समझ में आ रही है? इसलिए सिस्टम मॉडल ऑफ चेंज कुछ नहीं है, इसी तरीके से डायग्राम पढ़ो, 2-3 डायग्राम है, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, एग्जाम में आ सकता है। सिस्टम्स मॉडल ऑफ चेंज में सिर्फ ये फिगर याद रखोगे, बाकी 2-3 पन्ना तो ऐसे ही लिख दोगे, उस पर कुछ नहीं करना है उसमें। सिस्टम्स मॉडल ऑफ सिस्टम्स अप्रोच टू मैनेजमेंट याद रखना है। सिस्टम्स मॉडल में ये जो 6 वेरिएबल है इसको याद रखना है। पीपल का मतलब क्या हुआ, कल्चर का मतलब क्या हुआ, टेक्नोलॉजी का मतलब क्या हुआ, बस इसी को लेके अपने लैंग्वेज में लिखना है। कोई किताब, कोई रोट लर्निंग की जरूरत नहीं है। ठीक है? यस मैम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेविस प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज करेंगे, वो एक छोटा सा है, उसके बाद 2 और है, और फिर वी विल शिफ्ट टू अ न्यू मॉड्यूल। अंडरस्टूड? परफॉर्मेंस अप्रेजल करा देंगे पहले। यस मैम। चलो, थैंक यू।